नमस्कार, मैं शुभरश्मि चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका नीलू सिंह आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किताब वसंत से अपना अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो सबसे पहले हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई या उनको कौन से पुरस्कार दिए गए। इन सब चीज़ों की जानकारी हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के अंतर्गत जानेंगे। ये झांसी की रानी कविता जो है, ये कवित्री ने बहुत ही जोश और उत्साहपूर्ण शब्दों में किया है। ये वीर रस की कविता है। वीर रस में ओज गुण वैसे ही समाहित रहता है। कविता में उस समय को दर्शाया गया है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उसकी दास्ता या उसकी गुलामी की वेदना को सहते सहते हमारा भारत किन परिस्थितियों में पहुंच गया था और फिर उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, उन परिस्थितियों को कैसे बदला गया और हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के पीछे किन लोगों का बलिदान रहा है, क्या त्याग रहा है, उसके बारे में कवित्री ने इस कविता में लिखा है। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बहुचर्चित कविताओं में से एक है। ये बहुचर्चित कविता है। तो आइए सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। लेखिका का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904 को। स्थान है इलाहाबाद के निहालपुर गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 15 फरवरी 1948 में जबलपुर मध्य प्रदेश में। इन्हें सम्मान मिला है 6 अगस्त 1976 को इनके सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया। इनकी रचनाएं हैं तो काव्य संग्रह है इनका। सबसे पहला इनका काव्य संग्रह है मुकुल, जो 1930 में प्रकाशित हुआ।
इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई हैं। कहानी संग्रह है। इनका सबसे पहला है बिखरे मोती। उन्नीस 1932 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 15 कहानियाँ हैं। दूसरा है इनका उन्मादिनी। उन्नीस 1934 में प्रकाशित हुआ। तीसरा है इनका सीधे साधे चित्र। ये 1948 में प्रकाशित हुआ। यह इनका तीसरा और आखिरी कहानी संग्रह है। जीवनी है इनकी। इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक किताब में लिखी है। लिखी है जिसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है।
सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली यह प्रथम महिला है। कवित्री का संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ है। स्थान है इलाहाबाद के निहालपुर गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 15 फरवरी 1948 जबलपुर मध्य प्रदेश में। एक कार एक्सीडेंट में अल्पायु अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय इनकी जो उम्र थी वो मात्र 48 वर्ष की थी। इन्हें सम्मान मिला है 6 अगस्त 1976 को इनके सम्मान में एक 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। की रचनाएं हैं, इनका काव्य संग्रह है मुकुल जो 1930 में प्रकाशित हुआ और इनकी कुछ चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में भी प्रकाशित हुई हैं। कहानी संग्रह है जिसमें से इनका पहला कहानी संग्रह है जो 1932 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 15 कहानियाँ संकलित हैं। उन्मादिनी इनका दूसरा कहानी संग्रह है जो 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 9 कहानियाँ सम्मिलित हैं। तीसरा इनका और अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र जो 1948 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 8 कहानियाँ संकलित हैं और इनकी जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक शीर्षक में लिखा है और जिसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। और ये वीर रस की कवित्री भी थी। तो सन 1921 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला भी हैं। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता झांसी की रानी वीर रस की कविता है। इसके अंतर्गत कवित्री ने रानी के शौर्य और उसकी वीरता के बारे में वर्णन किया है। हम कविता को पढ़ते हैं और उस समय की क्या परिस्थितियां रही हैं या फिर उस समय रानी लक्ष्मीबाई के क्या कारनामे रहे हैं उसके बारे में हम कविता के माध्यम से जानेंगे। तो कविता की पहली पंक्ति है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी कि अर्थात अंग्रेज़ों की दास्ता की वेदना को सहते सहते जो हमारे देश की जनता थी, जो राजा महाराजा थे, वो सारे के सारे एकदम त्रस्त हो गए थे। सबके मन में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह उत्पन्न हो गया था। भृगुटी तान लेना अर्थात क्रोध करना। तो सारे लोग अपने मन में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह उत्पन्न कर लिए थे और इसलिए कहा गया है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब तक जो भारत की जनता सोई हुई थी, जो यातना को बर्दाश्त कर रही थी, सह रही थी, जिसे अपनी आज़ादी के बारे में सोचने का कोई अवसर नहीं था, वो सोच नहीं रही थी, निष्क्रिय थी। अब आज वो धीरे धीरे उनके अंदर अपनी आज़ादी को पाने का जोश उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए कवित्री ने लिखा है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जब उस देश की सारी जनता, राजा महाराजा, सभी लोगों ने अपने मन में ये ठान लिया
कि नहीं, अब हमें अपनी आज़ादी को प्राप्त करना है, तो वह सोई हुई जनता के अंदर जो जोश उत्पन्न हो गया उसको जवानी की संज्ञा दी है कि जो हमारा देश अब तक सोया हुआ था वो अब फिर से जाग गया है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी शब्द अंग्रेज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है और गुमी का अर्थ होता है खोना, यानी जो आज़ादी हमारी चली गई थी जिसका महत्व हम नहीं जान पाए थे, अब उसका महत्व भारतवासी जान गए थे और सबने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब हमें अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाना है, अर्थात अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी की दास्तां से मुक्त कराना है। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 की जो क्रांति मेरठ से शुरू हुई मंगल पांडे जी के द्वारा, वो क्रांति आज़ादी का पहला बीजारोपण है। कहती हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, अर्थात फिर से आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो जोश भारत की जनता में जगा हुआ था वो उस क्रांति के रूप में उभर करके सामने आ गया और वह पुरानी तलवार फिर से चमक उठी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिकों के मुख से हमने रानी की शौर्य गाथा को सुना है और वो रण क्षेत्र में अंग्रेज़ों को परास्त करने वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। दूसरी पंक्ति में कवित्री ने रानी के बचपन के बारे में बताया है कि कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी। कानपुर के पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहब की मुँहबोली बहन रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था, उन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। तो वो कानपुर के पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहब की मुँहबोली बहन थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो बचपन में नाना के संग ही पढ़ती थी और नाना के ही संग खेलती थी। उनकी सहेलियां कोई और नहीं, बचपना अवस्था से ही उनकी सहेलियां बरछी ढाल कृपाण कटारी आदि थीं। और वीर शिवाजी की गाथाएं अर्थात शिवाजी की जो भी कहानियां थीं वो उन्हें मुँह ज़बानी याद थी। कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक जो हर हर महादेव का जय उद्घोष करने वाले उन वीरों के मुख से हमने ये कहानी सुनी है कि युद्ध क्षेत्र में अपना रण कौशल दिखाने वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। तीसरी पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में वर्णन किया है कवित्री ने कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, नाम तो उनका लक्ष्मी था लेकिन ताकत उनमें शक्ति जो थी वो दुर्गा के समान थी। अब लक्ष्मी थी या दुर्गा का अवतार थी ये कहना स्पष्ट नहीं है, हाँ ये ज़रूर स्पष्ट है कि वह स्वयं अपने आप में वीरता का अवतार थी और अपनी उस वीरांगना पुत्री के रण कौशल को देखकर मराठा जाति अपने मन में अत्यंत प्रसन्नचित्त हो रही थी। नकली युद्ध ये उनके बचपन के सबसे प्रिय खिलवाड़ों में थे, वो इन्हीं से खेला करती थी कि नकली युद्ध करना,
चक्रव्यूह की रचना करना, दुर्ग को तोड़ना, दुर्ग अर्थात किला, किले को तोड़ना, नकली सेनाओं की संरचना करना, ये सारी चीज़ें उन्हें बचपन से ही प्रिय थीं और अपने खेलों में वो यही खेल शामिल किया करती थी। महाराष्ट्र कुलदेवी उनकी, वो महाराष्ट्र की कुलदेवी दुर्गा जी की ही आराध्य थी, वो उन्हीं की पूजा किया करती थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जय उद्घोष करने वाले बुंदेल के प्रत्येक वीरों से हमने ये कहानी सुनी है कि रण क्षेत्र में अपना रण कौशल दिखाने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, बजी राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी बह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीरता शब्द रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रयुक्त हुआ है और वैभव का प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव जी को माना गया है। इसमें कवित्री ने कहना चाहा है कि वीरता और वैभव दोनों का एक साथ संगम हो गया है, मिलन हो गया है। ब्याह हुआ रानी बन आई, अर्थात झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ रानी का विवाह हो गया और वह रानी बन करके झांसी में आई कि राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। उनके आगमन से झांसी का पूरा राज्य खुशियों की लहर से गूंज उठा है। झांसी के राज्य में बधाइयाँ बज रही हैं, खुशी की लहर दौड़ रही है और वो इस तरह से आई हैं झांसी में कि सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी अर्थात जैसा उदाहरण दिया गया है। सुभट मतलब सु मतलब अच्छा, भट मतलब वीर, वीरदावल का मतलब होता है कुल कीर्ति का बखान करना। तो वो अपने वीर बुंदेलों की कीर्ति को और भी बढ़ाने के लिए झांसी में वह रानी बन करके आई हैं। कैसे राजा गंगाधर राव ने उनको पाया है कि जैसे अर्जुन ने चित्रा को पाया, चित्रा का पूरा नाम चित्रांगदा है, वह मणिपुर की राजकुमारी थी और कुंती पुत्र अर्जुन के साथ उनका विवाह हुआ था। तो कहती हैं कि अर्जुन ने चित्रा को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार माता पार्वती शिव जी को वर्ण की, उसी प्रकार राजा गंगाधर राव जी ने भी झांसी में अपनी कुल कीर्ति को बढ़ाने के लिए रानी के साथ विवाह कर लिया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिकों के मुँह से हमने रानी की शौर्य गाथा या वीरता की कहानी को सुना है कि रण क्षेत्र में अपने रण कौशल को दिखाने वाली, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वह रानी लक्ष्मीबाई ही थी। अगली पंक्ति बहुत ही भावपूर्ण पंक्ति है। कवित्री ने इसमें रानी के ऊपर अचानक आई हुई विपत्ति का वर्णन किया है कि समय का जो चक्र होता है, काल चक्र जिसे कहते हैं, काल का अर्थ समय भी होता है, मृत्यु भी होती है, ये निरंतर चलता रहता है और कब ये किस हिस्से में आता है, दुख के हिस्से में आता है या सुख के हिस्से में आता है, इसका निर्णय कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यह समय की गति पर ही निर्भर करता है। तो अभी झांसी में जो खुशी की लहर दौड़ रही थी, अचानक झांसी के ऊपर एक ऐसी विपत्ति काली घटा बन करके आ गई। उस विपत्ति का वर्णन कवित्री ने अपनी इस पंक्ति में किया है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि उदित हुआ सौभाग्य, अभी अभी रानी का भी सौभाग्य उदय हुआ था और झांसी का भी सौभाग्य
उदय हुआ था और महलों में हर तरफ रोशनी ही रोशनी अर्थात खुशी की लहर छाई हुई थी। लेकिन समय का चक्र एक ऐसा आया और किंतु कालगत चुपके चुपके धीरे धीरे वो काल चक्र जो दुख का चक्र था वो धीरे धीरे झांसी पर काली घटा बनकर छा गया। झांसी पर भी छाया और रानी पर भी छाया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाईं। बचपन से ही जो रानी तीर तलवारों से खेला करती थी उसके हाथों में चूड़ियाँ शोभा नहीं दे पाईं अधिक दिनों तक और रानी विधवा हुई। हाय विधि को भी नहीं दया आई। अर्थात विधि मतलब होता है भाग्य कि रानी विधवा हो गई अर्थात राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और ऐसी दुखद घटना घटते समय भाग्य को भी रानी के ऊपर जरा सी दया नहीं आई। और उसके साथ विडंबना यह भी थी कि निसंतान मरे राजा जी। राजा के कोई संतान ही नहीं जन्म ले पाई थी और राजा की तभी मृत्यु हो गई। रानी शोक से विह्वल हो गई थी, शोक में व्याकुल हो गई थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जय उद्घोष करने वाले वीर बुंदेलों के मुख से हमने ये कीर्ति गाथा सुनी है कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों को परास्त करने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। तो ये आपका पाठ झांसी की रानी की पंक्तियों का हिंदी में भावार्थ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की पंक्तियाँ अपने अगले वीडियो में मैं आपको उसका भावार्थ बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।